दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण व जनसत्ता के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल पेज से हमारे एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको निकालेंगे और साथ में ये समझेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक या कौन सी जो करंट में न्यूज़ चल रही है वो प्री व मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आपको बताते चलें कि पीआईबी का भी मॉर्निंग में डिस्कशन होता है। अगर उसकी किसी को पीडीएफ चाहिए तो हम बार बार भूल जाते हैं। लर्निंग बाय एपी सर नाम से टेलीग्राम है, प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ आपको पीआईबी की कंपाइलेशन का मिल जाएगा। साथ ही जो न्यूज़पेपर हैं वो भी लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो अब इसमें हम नज़र डालते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस न्यूज़ पे आप ध्यान दीजिए। स्क्रैपेज नीति बदल देगी ऑटो सेक्टर की तस्वीर। तो आपके ये प्री व मेंस दोनों के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है, इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। अब यहाँ जो ये कल स्क्रैपेज जो नीति है, अब ये पुराने जो वाहन थे, पुराने वाहनों के स्थान पे इस नीति को लाया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो पुराने व अनफिट जो वाहन हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, उन्हीं को नष्ट करने की जो नीति है उसी को स्क्रैपेज नीति के नाम से जाना जाता है। उसी को स्क्रैपेज नीति के नाम से जाना जाता है। तो पुराने व अनफिट वाहन को नष्ट करने की जो नीति है उसी को स्क्रैपेज पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अब मोदी साहब के द्वारा इसे 14 अगस्त 2021 को जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है गुजरात में, वहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया और मोदी साहब ने कहा कि इससे जो सर्कुलर इकोनॉमी है, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था है। अब पॉइंट वाइज पे सीधे आइए, जो स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत क्या इनमें बातें हैं इम्पॉर्टेंट, उसको हम समझते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है पुराने प्लस अनफिट। ऐसे पॉइंट वाइज आप अपने नोट्स भी बनाइएगा। पुराने व अनफिट जो वाहन है उसको नष्ट करने की नीति को ही स्क्रैपेज पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया कि इससे क्या होगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सर्कुलर इकोनॉमी को इससे क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था कि एक क्षेत्र में परिवर्तन होने से दूसरे कई क्षेत्रों में उसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है और एक बिल्कुल साइकिल चल जाती है। एक साइकिल जैसी क्या बन जाती है, एक साइकिल बन जाती है। ऐसे यहाँ पर आपने क्या किया, पुराने जो स्क्रैपेज, ध्यान समझिएगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था कैसे प्रोत्साहित करेगी। मान लो यहाँ से जो पुराने वाहन हैं उसको हटाया गया, तो यहाँ पर नए वाहन डाले जाएंगे। हटे तो नए वाहन, और नए वाहन बनेंगे तो यहाँ पर कई लोगों को लगाया जाएगा। इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा। तो ये पुराने वाहन हटेंगे तो कहीं दूसरे स्थान पर जा कर के इनका क्या होगा, स्क्रैपेज होगा। और स्क्रैपेज होगा तो भारत सरकार के द्वारा जो विश्व के अन्य देशों से स्क्रैपेज स्टील का आयात किया जाता है, उस पे आयात पर निर्भरता भी कम होगी। और कम होगी तो भारत का जो विदेशी पैसा यानी फॉरेन करेंसी के रूप में भारत का जो पैसा डॉलर के रूप में खर्चा करना पड़ता है वो भी कम होगा। इससे भारत सरकार का राजकोषीय घाटा व चालू खाता घाटा ये भी कम होगा। और कम होगा तो भारत के जो घरेलू उद्योग हैं उसको भी प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। तो आप देख रहे हो एक दूसरे से चीज़ें क्या हैं, आपस में कनेक्ट होती जा रही हैं और इससे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा, यहाँ घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो इससे रोजगार का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सृजन होगा और निवेश भी विदेशों से भारत में आएगा। इस प्रकार ये जो स्क्रैपेज नीति है, व्हीकल स्क्रैपेज नीति, ये चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देगी। ये आपको पता होना
चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें आइए तो ये चक्रीय अर्थव्यवस्था से और क्या फ़ायदा मिलेगा, तो इससे इन्वायरमेंट पर्यावरण संरक्षण होगा, क्योंकि जब वाहन जो पुराने होते हैं वो कच्चा धुआं निकालते हुए चलते हैं तो आसपास का जो ऑक्सीजन है उसमें वातावरण में प्रदूषण पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली विषैली गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो इससे मानव के साथ साथ जो जीव जंतु हैं उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे फ्लोरा व फाना दोनों को क्या होता, खतरा पैदा होता है, दोनों के लिए ये खतरनाक साबित होते हैं। तो ये आपका क्या है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी नई स्क्रैपेज पॉलिसी जो 2021 में लॉन्च की गई है 14 अगस्त को, ये क्या है, सही दिशा में है। अब बात आती है प्रीलिम्स की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गांधीनगर में जो इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। इससे ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के द्वारा जो इस नई स्क्रैपेज पॉलिसी है इसका सभी कंपनियों के द्वारा स्वागत किया गया। क्यों स्वागत किया गया, क्योंकि कंपनियों का मानना है कि इससे वो भी माला माल होंगे। कैसे माला माल होंगे, क्योंकि इससे नए वाहनों की बिक्री बढ़ेगी और पुराने वाहन जब कहा जाए कि जो रोड पे चल रहे हैं ये चलने से उनको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, तो नए वाहन लोग खरीदेंगे, इससे उनकी बिक्री होगी और बिक्री होगी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं उनको भी फायदा होगा। और सरकार का मानना है, मोदी साहब का मानना है कि इससे 10,000 करोड़ रुपए का नया न्यू इन्वेस्टमेंट आएगा। कितना, तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये मोदी साहब का मतलब हुआ भारत सरकार। भारत सरकार का मानना है कि इससे 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर भी उत्सर्जित होंगे। उत्सर्जित तो यहाँ गलत शब्द हो जाएगा, रोजगार नए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। और इससे भारत सरकार जो विदेशों से आयातित, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के द्वारा जो आयात किया जाता है, आयातित स्क्रैप स्टील, स्क्रैप का मतलब कबाड़ खाना होता है, स्क्रैप स्टील जो भारत सरकार दूसरे देशों से आयात करता है उस पे निर्भरता भी कम होगी और भारत में वैज्ञानिक तरीके से पुराने धातुओं या वाहन जो हैं उससे बहुमूल्य धातु को निकाला जा सकेगा। तो ये आपके लिए प्रीलिम्स व मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी नीति 2021। क्वेश्चन क्या, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। आप सभी लोगों का जो मानते हैं कि हिंदी पेपर अच्छा नहीं होता, आपको हम बता दें, हमने जितनी बार 18, 19, 20 तीनों बार पेपर दिए, जीएस में इतना ज़्यादा स्कोर हुआ जितना आप सोच नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश का, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश पेपर रीड करें तभी नंबर आएंगे। आपको बस आंसर राइटिंग का तरीका पता होना चाहिए, कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो इसका राष्ट्रीय संस्करण व जनसत्ता बहुत अच्छा पेपर होता है। आप 200 शब्द में क्या लिखोगे, 150 शब्द में क्या लिखोगे, जितनी विशेषताएं आपको कोरिलेट करके बताए, अगर इतनी सारी लिख दिए तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें आप लिख लीजिए, जो आप सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए और क्वेश्चन लिखना चाहिए, तभी आपका मेंस अच्छा हो पाएगा। क्वेश्चन ये है कि नई स्क्रैपेज नीति पर्यावरण संरक्षण में एक दूरगामी कदम साबित होगी, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। इस कथन पे कमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन किसी भी आर्थिक दृष्टि से बन सकता, पर्यावरणीय दृष्टि से बन सकता, दोनों को कोरिलेशन करके बन सकता। तो हमने क्वेश्चन बोला कि नई वाहन स्क्रैपेज नीति पर्यावरण की दृष्टि से एक दूरगामी कदम सिद्ध होगा, इस कथन पर कमेंट कीजिए। अब इस पे आप इसका आंसर लिख के आप लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं और क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पे आ जाते हैं। इसी पेपर में दूसरे टॉपिक पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो अब इसमें जहाँ जहाँ काम का है केवल उतना आप इसमें रीड करिए, पूरा पेपर आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट देखिएगा, साजिश नाकाम, कश्मीर में 20 घंटे चली मुठभेड़, पाकिस्तानी आतंकी ढेर। यहाँ इस घटना से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी से पूछेगा, इंटरनल
सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी, ये घटनाएं बार बार क्यों घटित होती? क्या भारत सरकार का जो खुफिया तंत्र है वो कमज़ोर है, या कुछ और इसके लिए जिम्मेदार रीजन है, उस पर चर्चा आपको करना। क्यों ऐसी आतंकवादी घटनाएं बार बार भारत में घटित हो रही हैं, उसके क्या रीजन हैं? तो इन सब पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पर एक घटना है, इन घटना से क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी का बनेगा। अब आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं कहाँ से, और इस बार देखिए ये हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का असर दिख रहा है, और ये चंद्रभागा नदी में गिरा पहाड़ 2.5 घंटे अटकी रही सांसें। तो इस घटना से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ क्वेश्चन बनेगा भूस्खलन। हिमालयी क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश स्थित है, जिसे हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसमें भूस्खलन आने के प्रमुख क्या कारण हैं, इस कथन पर चर्चा करें। या हिमाचल प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश भी नहीं बनेगा, ये बनेगा हिमालय के जो तीसरा शिवालिक वाला क्षेत्र है या हिमाचल हिमालय है, वहाँ पर भूस्खलन क्यों आते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा करिए। ऐसा क्वेश्चन इस घटना से बन सकता। तो इसमें कुछ एक घटना वहाँ की लिखी गई है, तो रीजन आप इसमें NCERT से रीड करिएगा, आपको रीजन मिल जाएगा कि क्या क्या इसके लिए जिम्मेदार कारक हैं। अगला जो इस पेज पे दिया हुआ इम्पॉर्टेंट है, अगले साल से क्या कर दिया जाएगा, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उस पर पूरी तरीके से पूरा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या होता, इस समझ लेते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जिनका हम केवल एक बार इस्तेमाल कर पाते हैं, फिर उसे अपशिष्ट के रूप में हम ऐसे फेंक देते हैं, उन्हीं को सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है। अगले साल 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, यहाँ इसको आप रीड करिएगा, इसमें डेट जो बता रहे हैं दी हुई है 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हम क्यों आखिरकार प्लास्टिक का यूज ही क्यों करते हैं, ना यूज करें तो क्या हो जाएगा। तो ये आपकी पर्यावरणीय समस्या बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है, एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रही है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन जैसी अनेक समस्याएं अपना विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक का, हम सब लोगों का यह कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम पर्यावरणीय समस्या को यानी क्या एक सजगता के साथ लें और एक सजग नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन करें, ना कि सरकार की ज़रूरत हो कि वो जब प्रतिबंध लगाए तभी हम उस पर ध्यान दें। तो ज़रूरत इस बात की है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का हम अपनी आदत में लाएं कि यूज ना के बराबर करें। जब भी सब्जी लेने मार्केट जाएं तो थैला लेकर जाएं, ना कि हाथ हिलाते हुए ऐसे चले जाएं और दुकानदार से प्लास्टिक की डिमांड करें। जो आप सब्जी जिसमें दुकान से रख के लाते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे आपका जीता जागता उदाहरण है, जिससे आप परिचित हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक, अब इसकी मोटाई भी ज़्यादा की जाएगी अगले साल तक इसकी मोटाई कितनी 50 माइक्रोन की अभी परमिशन दी गई थी, अब ये 75 माइक्रोन होगी। फिर अगले सालों में इसकी मोटाई फिर ज़्यादा की जाएगी, जिसे 100 माइक्रोन तक ले जाने की इसमें बात कही गई है। इसमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, पहली बार हुआ कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को परिभाषित किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का यहाँ आप देखोगे तो परिभाषा दी हुई है कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। यहाँ देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब इसको परिभाषित किया गया। अब इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, वह वस्तुएं इस श्रेणी में आएंगी जिसे डिस्पोजल या रिसाइकिल के पहले एक काम के लिए एक बार ही प्रयोग में लाया जाना है। यानी आप रिसाइकिल या डिस्पोजल करते हो, रिसाइकिल या डिस्पोजल के पहले केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी सभी चीज़ें या वस्तुएं सिंगल यूज प्लास्टिक का भाग होंगी। अब क्वेश्चन मीन्स में आपका क्या बनेगा, तो क्वेश्चन मीन्स का बनेगा सिंगल यूज प्लास्टिक को परिभाषित कीजिए, और इस पे क्वेश्चन बनेगा सिंगल यूज प्लास्टिक को आप परिभाषित कीजिए, और दूसरा बनेगा क्या सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाना अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उचित है या पर्यावरणीय संरक्षण में यह कितना प्रभावी कदम साबित हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोल दिए, इस क्वेश्चन पे आप आंसर लिखने की कोशिश
कीजिएगा। तो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये 2022 से 1 जुलाई 2022 से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और इसमें परिभाषा में क्या दिया गया, ऐसी सभी वस्तुएं सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत शामिल होंगी जो रिसाइकिल या फिर डिस्पोजल करने के पहले केवल एक बार एक पर्पज के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है। तो इसमें बोला गया कि जो प्लास्टिक के कचरे का डिस्पोजल होता है ये जब तक ग्राम पंचायत इसमें शामिल नहीं की जाएगी तब तक हम प्रभावी रूप से इसका निपटारा, इसका कलेक्शन, इसका स्टोरेज, इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसका प्रोसेसिंग, इसका स्टोरेज इसका डिस्पोजल हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है जब इसे प्रतिबंधित किया जाएगा तो किस पे असर पड़ेगा। तो असर के लिए देखिए ये पैराग्राफ आपके सामने नज़र आ रहा होगा, इस पैराग्राफ पे आप नज़र दोहराइए। ये पैराग्राफ आपको बयान करता है कि प्रतिबंध अमल में आने के बाद आइसक्रीम और गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक जो होती है वो प्रतिबंधित होगी, तो वहाँ समस्या उत्पन्न होगी। सजावट में इस्तेमाल किए जाने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक के कप प्लेट, ग्लास, चम्मच, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट पर लपेटी जाने वाली प्लास्टिक आदि का इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएगा। तो इन क्षेत्रों पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों पॉइंटों को आप लिखकर रख लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर साइड में भी आपके काम का एक न्यूज़ और दी हुई है, इसको आप रीड करिएगा। इसमें जो अभी 1-2 दिन पहले की बात है, भारत सरकार के द्वारा उचित मूल्य एवं खरीद की गारंटी से निकलेगा तिलहनों का तेल। तिलहनों के लिए एक पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम को शुरू किया गया है। तो कौन सी स्कीम है, इसमें आपका राष्ट्रीय पाम ऑयल उप मिशन को शुरू किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रीय पाम ऑयल होता है इससे तिलहन के क्षेत्र में जो भारत की आयात करता है कितना, तो यहाँ पर एक डेटा दिया गया 60 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर खाद्य तेलों का भारत सरकार के द्वारा आयात किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, कमी देखी जा सकेगी। तो ये अगले 5 सालों के लिए इस स्कीम को यानी पाम ऑयल को प्रमोट करने के लिए इसे शुरू किया गया है।